नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेश डेका ने रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और छत्तीसगढ़ के समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर प्रथम महिला रानी डेका, काकोटी विधायक पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रीय किसान मेला और प्रदर्शनी का उन्होंने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा 4 दिवसीय एग्री कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और समारोह की अध्यक्षता मंत्री रामविचार नेताम ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो कहा, सौभाग्य है कि आज कार्यक्रम में शामिल हुए हमारे विधायकगण, मंत्रीगण भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रदेश भर से लोग यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कृषि जगत में विकास के लिए यह कार्निवल मील का पत्थर साबित होगा। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के शुभारंभ महोत्सव में शामिल हुए और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी भी हैं, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी हैं, हमारे विधायकगण हैं, अनुज शर्मा जी, गजेंद्र यादव जी, यहाँ के कुलपति जी हैं और बहुत सारे हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं और पूरे प्रदेश भर से अन्नदाता किसान भाई बहन सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छा आयोजन है। आने वाले 2-3 दिनों तक चलने वाला है। यहाँ प्रदर्शनी का भी आयोजन है। विभिन्न तरह के जो कृषि संयंत्र हैं उनका यहाँ पर स्टॉल लगा है और निश्चित रूप से ये किसान मेला और ये प्रदर्शनी हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि जगत में विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर 25 और 26 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा रहने वाला है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति विभिन्न विश्वविद्यालयों की दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं। इसी के साथ ही उनके कई कार्यक्रम भी तय हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रपति महोदया का दौरा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर होने वाला है। छत्तीसगढ़ के लिए यह सौभाग्य की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के बारे में जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि उनका दौरा जो है 25 से 26 नवंबर को छत्तीसगढ़ में रहने वाला है और यह छत्तीसगढ़ के लिए निश्चित तौर पर जो है बहुत ही सौभाग्य की बात है। जी, 25 और 26 को हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया का 2 दिन का प्रवास है छत्तीसगढ़ में। ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वो विभिन्न कार्यक्रमों में 2 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे। उधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य पवार कंपनी मुख्यालय डंगनिया में छत्तीसगढ़ की तीनों पवार कंपनियों में चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण पुरंदर मिश्रा और अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, रोहित साहू, गुरु खुशवंत साहू जो है छत्तीसगढ़ पवार कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित यादव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद भी उपस्थित रहे। तीन 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और इस अवसर पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ साथ विधायकगण भी यहाँ पर उपस्थित रहे। साथ ही छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित यादव, मुख्यमंत्री सचिव श्री पी दयानंद भी उपस्थित रहे। उधर उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में आज हुई जिला पुनर्वास समिति की बैठक में SECL और NTPC बाल्को लैंको
से प्रभावित लोगों की समस्या पर विस्तार से और सार्थक चर्चा हुई। सभी उपक्रमों के जल्द से जल्द भूविस्थापितों को नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास देने और CSR राशि का विकास कार्यों पर बेहतर ढंग से खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भविष्य में भूविस्थापितों से जुड़े कार्यों को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में पूर्ण करें। उधर टीपी नगर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास मेला समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के समग्र विकास की परिकल्पना को केंद्र व राज्य सरकार मिलकर साकार कर रही है। हमारा संकल्प था कि छत्तीसगढ़ राज्य को हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे और आज यह संकल्प तेजी के साथ पूरा हो रहा है। प्रदेश में विकास के हर मोर्चे पर व्यापक स्तर पर कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को अत्यंत निकट से देखा है। उन्होंने गरीबों के दर्द को समझा और गरीबों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कराई हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री साहब ने योजना के हितग्राहियों को नवीन आवास स्वीकृति पत्र और पूर्ण आवास गृहों की चाबी, वन अधिकार पट्टा सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने की। तो श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने जो है कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश में विकास के हर मोर्चे पर व्यापक स्तर से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के अत्यंत निकट से देखा है और गरीबों के दर्द को समझते हुए उन्होंने अनेक योजनाएं जो है लागू की हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री साहब ने योजनाओं के हितग्राहियों को नवीन आवास स्वीकृति पत्र, पूर्ण आवास गृहों की चाबी और वन अधिकार पट्टा सहित अन्य सामग्रियों का वितरण किया। उधर कलेक्टर गोपाल वर्मा ने गुरुवार को पंडरिया विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र कोकदूर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोकदूर में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रसंगिना साधु अनुपस्थित मिले। बता दें कि कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनुपस्थित डॉक्टर के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। यहां बताया गया कि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साधु अक्सर कार्य में अनुपस्थित रहते हैं। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सभी वार्डों की साफ सफाई और मरीजों की सुविधाओं का भी अवलोकन किया। साथ ही कलेक्टर ने अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सीय सेवाओं की गुणवत्ता पर भी जोर दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे मरीजों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि आपको प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त मिली है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक गरीब मां के बेटे ने आपके लिए पैसा भेजा है आपको पक्का मकान बनाने के लिए। उसमें से 1 रुपए भी किसी को देना नहीं और कोई मांगने आए तो या तो मुझे शिकायत करना या कलेक्टर एसपी साहब को शिकायत करना। पैसा मांगने वाले को वो बड़े वाले घर में भेजेंगे, वो बड़े वाले घर में भेजेंगे। आपके पैसे का डकैती किसी को करने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने सीधे आपके खाते में भेजा है। मैंने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के फाइल में दस्तखत करने के बाद हमारे मुख्यमंत्री अपने आवास में जाएंगे। और आपको याद दिलाता हूं मैं, 13 दिसंबर को हम लोगों ने शपथ लिया। 14 दिसंबर को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के फाइल में दस्तखत करने का काम है। ये जनता के प्रति जवाबदेही। 8.5 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए हैं। उनके खाते में पहले किस्त की राशि जारी हो चुकी है।
रायपुर दक्षिण उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही तैयारियां लगभग शबाब पर है। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण प्रत्याशी सुनील सोनी ने अपना नामांकन भरा है। सुनील सोनी के साथ सांसद बृजमोहन अग्रवाल नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्टर परिसर पहुंचे और इस दौरान प्रत्याशी सुनील सोनी ने बताया कि आज मुहूर्त के हिसाब से नामांकन दाखिल किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 25 तारीख को शक्ति प्रदर्शन के साथ और सभी कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालेंगे। रायपुर दक्षिण प्रत्याशी सुनील सोनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया जायसवाल ने। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी सुनील सोनी आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। सर, आप नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे? हाँ, मुहूर्त का नामांकन आज हमने दाखिल किया है। साथ में बृजमोहन जी, हमारे मृत्युंजय दुबे प्रस्तावक के रूप में वरिष्ठ पार्षद है, हम सब ने किया है। 25 तारीख के जो है सभी नेताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ फिर नामांकन दाखिल कर। युवा प्रत्याशी को आपके सामने उतारा गया है, क्या कितनी बड़ी चुनौती है? क्या देखिए, जो अनुभव है जनता ने लगातार अवसर दिया है, उस अनुभव के आधार पर हम और बृजमोहन जी मिलकर जो है सांसद है, उन्हीं के क्षेत्र में दक्षिण विधानसभा आता है, मिलकर हम काम करेंगे और विकास को के हम नए आयाम खड़े करेंगे। आकाश शर्मा ने आज आपको बधाई दी है और कहा है कि इस बार नामांकन तो आप दाखिल करें लेकिन चुनाव हम। आकाश को मैंने गले लगाया है। ये थे हमारे साथ सुनील सोनी सांसद, जो कि बता रहे थे कि आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए और इसी के साथ 25 तारीख को एक विशाल जो शक्ति प्रदर्शन है वो किया जाएगा और नामांकन उस दिन एक बार फिर से भरा जाएगा, जो कि आज जो है एक औपचारिक जो है नीति उन्होंने पूरी की है। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। रायपुर दक्षिण उपचुनाव 13 नवंबर को होने हैं, जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के लिए वे कलेक्टर परिसर पहुंचे, जहां पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस ने बिल्कुल ही नए प्रत्याशी, जिन्हें रायपुर की जनता जानती तक नहीं है, उन्हें मैदान में उतार दिया है। हमने अनुभवी नेता को प्रत्याशी बनाया है, जो कि निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। साथ ही सांसद बृजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता छाया अग्रवाल ने। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। दाखिल किया है, सांसद बृजमोहन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज नामांकन दाखिल किया है, आप लोगों ने क्या? आज नामांकन मुहूर्त का नामांकन दाखिल किया है और 25 तारीख को पूरे नेताओं के साथ में मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में नामांकन दाखिल करेंगे। और अभी से हम इस बात के लिए, क्योंकि बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो अनुभवी, जांचा परखा प्रत्याशी है, सरल स्वभाव का, सीधे साधे, सबसे मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और इसलिए जनता उनको वोट देगी और भारी वोटों से जिताएगी। जी, कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी पर भरोसा जताया, कितनी बड़ी चुनौती? मैं ये मानता हूं कि चुनौती कांग्रेस पार्टी से है और जो प्रत्याशी दिया है उस प्रत्याशी को रायपुर शहर की 1% जनता भी नहीं जानती है और दक्षिण की तो आधी प्रतिशत जनता भी नहीं जानती है। तो जिनको ना जानते हैं ना पहचानते हैं उसको लोग वोट क्यों देंगे? कांग्रेस का कहना है कि रायपुर दक्षिण से केवल व्यक्तिगत रूप से आप ही जीतते आए हैं, आप क्या कहेंगे? बीजेपी मतलब बृजमोहन, बृजमोहन मतलब बीजेपी, और इसलिए बीजेपी जीतती है और बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में बृजमोहन जीतता है। सुनील सोनी भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, इसलिए जनता उनको भी भारी वोट से जिताएगी। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल सांसद, जो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि आज बीजेपी ने नामांकन दाखिल किया है और इसीलिए आज वो यहाँ पर मौजूद है। 25 तारीख को शक्ति प्रदर्शन के साथ विशाल नामांकन रैली का भी आयोजन किया जाएगा। कैमरामैन नरेश के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। उधर मोबाइल आधारित सुगम ऐप के लॉन्च होने के बाद प्रदेश भर में दस्तावेज लेखक जो है सोमवार से अपना काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के दूसरे दिन भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए रजिस्ट्री कार्यालयों से दूरी बनाए रखी। बता दें कि दस्तावेज लेखकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पिथौरा के दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प वेंडर मोबाइल आधारित सुगम ऐप के विरोध सहित अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका कहना है कि शासन प्रशासन की से जो है हमारी मांगों को पूरा करने का अनुरोध है और जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। वहीं स्टाम्प वेंडर एवं दस्तावेज लेखकों की हड़ताल से तहसील कार्यालय सहित जो है कई सरकारी कार्यालयों के काम प्रभावित हो रहे हैं।
सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से जो है छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प वेंडर जो है यहाँ हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने अपना जो कार्यालय है उसको बंद कर जो है अपने कामकाज को ठप करते हुए ये प्रदर्शन उनकी तरफ से देखा जा रहा है। साफ तौर पर उनका यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से जो है मांगे हैं कि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाए। जी सर, हम विगत कई वर्षों से दस्तावेज लेखन का काम करते आ रहे हैं, पीढ़ी से पीढ़ी काम करते आ रहे हैं। और अभी कुछ समय से वित्त मंत्री जी ने ये घोषणा की कि हम सुगम ऐप के जरिए नागरिकों को सुविधा देने जा रहे हैं कि घर बैठे रजिस्ट्री की जाएगी। तो उस सुगम ऐप के जरिए रजिस्ट्री तो होगी, ये हमें नहीं समझ सकते कि आम आदमी रजिस्ट्री कर सकता है। वो इतनी पॉसिबल नहीं है चीज़ें, रकबा डालना, खसरा डालना, वो सब ये सब वो मेंशन करना। और उसी में हम अभी कई साल से काम करते करते पारंगत हम भी हुए हैं, हमको भी सीखने में समय लगा है। तो इसमें हम ये भी चाहते हैं हमको ये समझना होगा कि फिर फर्जीवाड़ा हो सकता है, हमको एक अंदेशा है। और सबसे बड़ी बात है ये हमारा जो इसमें जो रोजगार चल रहा है, हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारे परिवार चल रहा है, हमारा भरण पोषण हो रहा है, तो ये हमसे छीन जाएगा, हमारा रोजगार हमसे चला जाएगा। शासन के द्वारा जो सुगम ऐप जो ला रहे हैं उनके संबंध में बैठे हुए हैं। और शुरू से हम लोग जो है शासन के नियम निर्देशों का पालन करते हुए दस्तावेज लेखन का कार्य कर रहे हैं। परंतु अभी जो ऐप आ रहा है उससे जनता को और हमें दोनों को असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। इसमें फर्जीवाड़ा होने की संभावना है और हम लोगों की बेरोजगार होने की संभावना है। उधर पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा द्वारा जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ, गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी की कड़ी में जो है मुखबिर की सूचना पर 75 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। जानकारी के अनुसार ग्राम बड़े नावापार में अवैध कच्ची महुआ शराब बिकी होने की बार जो है सूचना मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने आरोपी विश्वनाथ झरिया के नावापार के निवास पर दबिश दी, जहां पर पुलिस ने आरोपी को मौके पर अवैध कच्ची महुआ शराब बेचते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके साथ ही 2 सफेद प्लास्टिक बोरी में रखा अवैध हाथ भट्टी का बना कच्ची महुआ समेत कुल 75 लीटर शराब भी जब्त की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में फरसाबहार विकास खंड के जोरंडा झरिया की 4 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 6-6 लाख के मान से 40 महिलाओं सदस्यों को रोजगार करने के लिए 24 लाख का चेक प्रदान किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसके तहत आज ये चेक प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बगिया में बगीचा विकास खंड की स्वयं सहायता समूह की 21 बिजली सखियों को बिजली किट प्रदान की और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महिलाओं को बेहतर ढंग से काम करने के लिए उनका हौसला अफजाई किया है और साथ ही इस अवसर पर जो है मुख्यमंत्री साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी उपस्थित थी। उधर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में इलाजरत घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और साथ ही उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि पिछले दिनों सर्चिंग के दौरान नारायणपुर जिले के गांव कोडलियर के समीप जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान शहीद और 2 जवान घायल हुए थे। घायल जवानों का इलाज राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। उधर बीजेपी रायपुर दक्षिण उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। खुद क्षेत्र से 8 बार के पूर्व विधायक और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल यहां से पार्टी प्रत्याशी सुनील सोनी का सारथी बनकर चुनावी रण में है। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को दक्षिण विधानसभा के सिविल लाइन मंडल, पुरानी बस्ती मंडल, सदर बाजार मंडल और लाखे नगर मंडल चारों की जो है बैठक ली और पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं में उपचुनाव में एक बार फिर से जीत का इतिहास रचने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम सभी को मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए यह चुनाव लड़ना है और पहले से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल करनी है।
शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर करने की दृष्टि विधायक मिश्रा ने उठाया अनोखा कदम। उत्तर प्रदेश जो है विधानसभा से विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने अपने विधानसभा अंतर्गत आने वाले तमाम शासकीय एवं निजी स्कूलों के प्राचार्यों की बैठक ली। बैठक फाफाडीह स्थित शहीद स्मारक स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल में हुई, जिसमें सभी प्राचार्यगण मौजूद रहे। विधायक मिश्रा ने मां सरस्वती का पूजन वंदन कर कार्यक्रम की शुभारंभ किया। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की नामांकन रैली रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को नामांकन रैली निकाली जाएगी, जिसमें पूरे कार्यकर्ता जनता सभी सम्मिलित होंगे और एक अच्छी वातावरण में सुनील सोनी नामांकन भरेंगे। आपको बता दें कि 2 चरणों में 25 तारीख को विशाल नामांकन रैली का आयोजन किया गया है। तारीख के और रायपुर दक्षिण का नामांकन होगा। और हमारे सभी कार्यकर्ता और जनता की इसमें सहभागिता होगी। सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ नेता हमारे सभी। मत्स्य कृषकों को केंद्र शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए NFDP पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बता दें कि संचालक मछली पालन नारायण सिंह नाग ने बताया कि NFDP का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालक, मत्स्य पालन समूहों और मत्स्य समितियों के लिए कार्य आधारित पहचान का डाटाबेस निर्माण के माध्यम से भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिक रूप देना है। भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के तहत मत्स्य पालन अंतर्गत संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु NFDP पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इसके तहत मछली पालन, मत्स्याखेट एवं मछली बेचने के व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा सकेगा। उधर कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के कवर्धा विकासखंड के ग्राम बटूरा कचरा में जो है निर्माण हुए सीसी रोड का निरीक्षण करते हुए उसकी गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान सीसी रोड की गुणवत्ता में खामियां पाई गई हैं। कलेक्टर ने रोड की खराब गुणवत्ता पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि कलेक्टर ने मौके पर ही स्वयं कोदाली से रोड खोदकर सीसी सड़क की गुणवत्ता की जांच की और उसके बाद उसी स्थान पर रोड मशीन द्वारा सड़क को कटवाकर उसकी जांच की गई, जिसमें सड़क की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। इस पर कलेक्टर ने निर्माण कार्य में लापरवाही के लिए जिम्मेदार इंजीनियरों और ठेकेदारों को खराब बनाई गई सड़क को उखाड़कर दोबारा से गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय मद से किए जा रहे कार्यों में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके। थाना सिंगोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने 2240 किलो अफीम डोडा जब्त किया है और जब्त अफीम डोडा की कुल कीमत 22,40,000 रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हाईवे के किनारे लावारिस हालत में एक ट्रक खड़ा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान पता चला कि ट्रक में मुर्रा बोरियों के नीचे छुपाकर अफीम ले जाई जा रही थी। ये सारी कार्रवाई नारकोटिक्स एक्ट के तहत की गई है, जिसमें सिंगड़ा पुलिस और साइबर सेल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उधर मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी तुषार पंडित के द्वारा थाना उपस्थित जो है होकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपी फरहान रजा, सलमान, अदनान रजा और मोहम्मद हुसैन अक्सर देर रात तक जो है उसके घर के सामने बैठे रहते हैं, जिन्हें मना किए जाने पर पुरानी रंजिश की बात को लेकर गाली गलौज कर मारपीट की। साथ ही आपको बता दें कि मारपीट में पीड़ित तुषार पंडित और उनके पिता सुनील पंडित गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।